अच्छा, ये मेरा आखिरी लेक्चर है इस ईपीटी सब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब मिड तक का आखिरी लेक्चर है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल वाली साइड पे अगर हम देखें तो ये इसके चांसेस हैं कि ये एज अ पार्ट आ सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन का सब पार्ट बन सकता है। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स के लिए, या हो सकता है 10 मार्क्स के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने समझा कि ये करवाना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हम रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके पावर लॉसेज आ रहे होते हैं पी इज आई स्क्वायर आर, तो रेजिस्टेंस के इफेक्ट की वजह से आ रहे होते हैं। हीटिंग इफेक्ट आपके पास बेसिकली ये क्रिएट करता है ट्रांसमिशन लाइन में। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर जो हमें देखने हैं। सबसे पहले तो कॉमन पैरामीटर आपके फिट, मिल और इंचेस में आपके पास हम यूजली कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में आते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो कंडक्टर है उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर रेडियस को अगर मैं डायमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा, तो स्क्वायर टू का 4, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको मिल में कन्वर्ट करूँ, सही, यानी अगर मैं डायमीटर अपना मिल में ले लूँ तो स्क्वायर मिल हो जाएगा। अब ये जो पूरी टर्म है ना, पाई बाई 4 स्क्वायर मिल, ये मेरी बराबर है 1 मिल के। ये सर्कुलर मिल है, ये आपका कंडक्टर का मोस्ट कॉमन यूज यूनिट है, कॉमनली यूज यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। सही, यानी बस ये है कि अगर सी मिल में आपका एरिया गिवन है तो बेसिकली उसमें वो बराबर होगा आपके पाई बाई 4 स्क्वायर मिल के। या अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा 1 मिल बराबर है 10⁻³ इंचेस के। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर मिल की जगह ये पुट कर दूँ इसका मिल का पैरामीटर, तो 1 मिल किसके बराबर है, 10⁻³ के, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पाई बाई 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 स्क्वायर इंचेस। सही, तो ये भी मेरा किसके बराबर होगा, 1 मिल के। सही है, यानी अगर मेरा कहीं 1 मिल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, पाई बाई 4 स्क्वायर मिल के। सही, लेकिन इसके लिए उस यूनिट को मिल में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मिल में होना। सही। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक एरिया सिमिल में, अब मुझे डायमीटर मालूम करना। अब जाहिर सी बात है, अगर एरिया मेरा सिमिल में है तो डायमीटर मेरा हमेशा मिल में ही होगा, या स्क्वायर या इंचेस में होगा, इस फैक्टर के साथ, 10⁻⁻6 फैक्टर के साथ। सही, तो हम सपोज करेंगे वो मिल में है, तो अगर मैं डायमीटर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ किस तरह करूँगा, एरिया मेरे पास सिमिल में गिवन है, मैं सिंपल क्या करूँगा, एरिया का स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। यानी अगर एरिया 4 सिमिल है, एरिया का मेरा 4 सिमिल है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। या अगर डायमीटर गिवन है, इस डायमीटर का स्क्वायर ले लो, सिंपल। देखिए वैसे क्या होता था, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पाया का फैक्टर यूज करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सिमिल, तो फिर आपका पाया का फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करें, सिमिल फॉर एग्जाम्पल डायमीटर का मिल में गिवन है 2 मिल, सही, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर लेना, आपको एरिया मिल जाएगा सिमिल में। सिंपल सिंपल जाए। ये न्यूमेरिकल हम आखिर में देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ इफेक्ट था ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का, कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ मतलब एक कंडक्टर है आपके पास, ACSR कंडक्टर है, या कोई भी आपके पास ट्रिपल AC कंडक्टर है, या कोई भी कंडक्टर है, इसमें स्टैंडिंग अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टैंडिंग जो अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है, वो अगर 1% से ज़्यादा हो जाती है, सही, तो उसमें रेजिस्टेंस का इफेक्ट आएगा 2%। ठीक है, और अगर उसमें स्टैंडिंग अप्लाई हो रही है <3 या =3, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टैंड्स मेंशन होते हैं न्यूमेरिकल में, हाँ आगे देखेंगे हम। सही, अगर उसमें नंबर ऑफ स्टैंड्स आपके पास 3 है या 3 से कम है, तो उसमें जो स्टैंडिंग इफेक्ट होगा, और स्टैंडिंग इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी उसका एडिशन 1% होगा। और मोर देन 3 स्टैंड्स के लिए एक जनरल फैक्टर है हमारे पास, कि असल में होता क्यों है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको। असल में जब आप स्टैंडिंग अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास एक ओवरऑल कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और जितनी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट में और वो प्रोपोर्शन होना शुरू हो जाता है, यानी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो अगर मेरे पास स्टैंड्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस का तो ओवरऑल कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टैंडिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस पे इम्पैक्ट आता है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो हम जैसे बात है बार बार तो कैलकुलेट ही करेंगे, तो स्टैंडिंग तो हम हमेशा अप्लाई कर होता है कंडक्टर्स में। तो हमने एक जनरलाइज फैक्टर रखा हुआ है कि अगर आपके पास 3 स्टैंड्स हैं तो इसका मतलब विद द रेंज आ रहे होंगे कंडक्टर की लेंथ के, तो फिर इसमें 1% का एक इन्होंने फैक्टर एक डिसाइड कर ले, ये 1% का इंक्रीज आ रहा होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। और अगर मोर देन 3 स्टैंड्स होंगे इसका मतलब 2% का इंक्रीज आ रहा होगा। अब वो जितने भी स्टैंड 37 हो 47 हो स्टैंड्स हो, रेजिस्टेंस का इफेक्ट आपका 2% ही रहेगा। ये बात मेरी समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर ये है कि ये आपको इस तरह याद रखना है बस, यहाँ अगर नंबर ऑफ स्टैंड्स मोर देन 3 मेंशन है, लाइक 10 37 यूजुअली ऐसे होते हैं, तो आपको जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करें, हम कैलकुलेट करेंगे उस पर, उसको हमें फिर उस पर 2% का इंक्रीज लगाना पड़ेगा, या अगर लेस देन 3 है तो फिर 1% इंक्रीज लगाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखें। अब जिससे जैसे जो बढ़ती है हमारी टेम्परेचर, हमारा राइज होता है, आपको पता है टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो इसके लिए टेम्परेचर का फॉर्मूला है R2/R1 इज इक्वल टू T प्लस T2 बाई T प्लस T1। सही, ये फॉर्मूला ये भी आगे बहुत यूज होगा, ये रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। सही है। अच्छा, कुछ ट्रांसमिशन लाइन के इफेक्ट्स है, जैसे अभी हमने कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। हमने इंडक्टेंस का इफेक्ट देख लिया, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास एसी कंडक्टर्स होते हैं, इसमें जैसे बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको हमने देखा था कि सर्कुलर शेप के कंडक्टर्स होते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो उसकी बॉन्डिंग इंक्रीज करती है, तो वो इफेक्ट होता है आपके पास वेरिएबल फ्लक्स की वजह से आती है बेसिकली। क्योंकि डीसी में तो आपके पास कांस्टेंट फ्लक्स होता है, तो वहाँ पर जो फील्ड होती है वो भी कांस्टेंट फील्ड होती है। एक कंडक्टेंस का इफेक्ट होता है, एक आपके पास कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है। ये कंडक्टेंस का इफेक्ट लीकेज ऑफ करंट की वजह से आता है। कैपेसिटेंस का इफेक्ट जैसे बात है, अगर कंडक्टर्स आपस में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे इंटीग्रेट हुए हुए हैं और यानी किसी किसी ना किसी पोटेंशियल में है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम उनका एयर है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब उनमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट होगा। वो आगे हम पढ़ेंगे भी तो वो और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस ये थोड़ी बहुत जनरल बातें लिखी थी, आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये थोड़ा सा मुझे दिखाना था एसी और डीसी के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फॉर्मूला R बाय, ये तो आपको याद ही होगा। ये डीसी के लिए, डीसी कैलकुलेशन हम करेंगे रेजिस्टेंस की, तो इसमें वो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, ये रॉ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये रॉ का फॉर्मूला होगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होता है वैसे तो, वैसे याद करने ज़्यादा अच्छा है। 2.8 ओम्स मीटर में फॉर्मूला होगा 2.83 x-8 ओम्स मीटर, फिट होगा 7 ओम्स सिमिल बाय फिट। और अगर कॉपर कंडक्टर आपके पास 1.77 x-8 ओम्स मीटर और 10.66 ओम्स सिमिल पर फिट। सही है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही, ये वही चीज़ लिखी है मैंने, दोबारा रिफाइन करके लिखी हुई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इफेक्ट पता है। अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का इफेक्ट देख रहे हैं, ऑपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू विच द हीटिंग इफेक्ट क्रिएट अराउंड द कंडक्टर, तो दैट इफेक्ट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। सही, इसकी वजह से हमारे पास पावर लॉसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़, अब हम आते हैं मेन टॉपिक हमारा जो था, जो हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस का, वो हम देखते हैं, जो जिस पे बेस करते हुए न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। ऑल एल्यूमिनियम मैरीगोल्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है। डीसी रेजिस्टेंस इसकी गिवन है 1000 फीट में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सही, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये नोट करके रखें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पास क्या गिवन है, डीसी रेजिस्टेंस गिवन है 0.0158 ओम्स पर 1000 फीट। साथ ही साथ एसी रेजिस्टेंस में गिवन है। ठीक है, किस टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अरे जब सभी गिवन है तो मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है, हमें वेरीफाई करना है पहले तो इस डीसी रेजिस्टेंस को, यानी जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, क्या ये इसके मैच कर रही है, यानी ये तो हमें बस नेम प्लेट वैल्यू आ गई ना, क्या कैलकुलेशन के थ्रू भी वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, पहले तो ये चेक करना है। तो पहले यही देख लेते हैं, बिट बाय बिट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टिल करके देख लिया, ज़्यादा बेहतर है। मैं काट ही देता हूँ। ये डेटा मेरे पास गिवन है। सही, अब इसमें अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस गिवन है
50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी रेजिस्टेंस गिवन है, डीसी रेजिस्टेंस गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और नंबर ऑफ स्टैंड्स 61 गिवन है। तो कौन मुझे बताएगा रेजिस्टेंस का इफेक्ट कितना आएगा इस पे? 2% का आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैंड्स ग्रेटर देन क्या है 3। सही, आगे बढ़ते हैं। ये तो डेटा गिवन था सिंपल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, सबको नजर आ रहा है ये? वेरीफाई द डीसी रेजिस्टेंस। सही, आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड में कुछ, आई एम सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा काम था, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ऑल एल्यूमिनियम, मैरी गोल्ड हमें बस कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है। तो कौन बताएगा रॉ का फॉर्मूला, किसी को याद हुआ? और ओम सिंबल पर फिट में क्यों ले रहे हैं, कौन बताएगा? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो हमें वेरीफाई करनी है वो किसमें है? फिट। तो यूनिट भी फिर हम फिट वाला ही यूज करें। सही, बस हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पुट कर दिया, लेंथ हमें पता है 1000 फीट है, पुट कर दी यहाँ पर, और ये हमारे पास ओम्स से जो रेजिस्टेंस आ गई वो हमारी ओम्स पर फिट में आ गई। ओम्स पर फिट नहीं, ओम्स पर 1000 फीट, क्योंकि लेंथ हमें 1000 फीट गिवन थी। सही, क्यों, कैसे पता चला? इस तरह पता चला कि जो मुझे वेरीफाई करनी है रेजिस्टेंस वो 1000 फीट पे, और जैसे पता जिस लेंथ को वेरीफाई करनी है उसी लेंथ को हमें कंसीडर करना होगा, ऑब्वियस बात है। तो वही काम मैंने यहाँ किया। सही, अच्छा ये तो कैलकुलेट हो गया। अब देखा जाए तो ये वैल्यू जो हमें वेरीफाई करनी है उससे आसपास आ गई, लेकिन फिर भी कुछ डेविएशन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमें इसमें स्टैंडर्ड का जो फैक्टर रेजिस्टेंस के लिए, यानी स्टैंडर्ड का जो फैक्टर आता है, यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर्स की वजह से, यानी नंबर ऑफ स्टैंड्स की वजह से जो रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट आएगा कंडक्टर पे, ओवरऑल कंडक्टर पे, वो अभी हमने मेंशन नहीं किया। वो जैसे मेंशन करूंगा यहाँ पर, क्या है 61 है, तो कुछ भी नहीं किया हमने, 21% का इंक्रीज डाल दिया, 1.02 से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप ये कर सकते थे इसी रेजिस्टेंस में प्लस करके 0.02 को मल्टीप्लाई करते और इस रेजिस्टेंस को, मतलब ये करते हैं 0.01527 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई विद दिस, इस तरह भी हो सकता था। सही, मर्जी आपकी, जिस तरह भी आप 2% या कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दें। तो अब जो ये रेजिस्टेंस आई ना वो ऑलमोस्ट हमारी वेरीफाई हो गई है। कितनी थी? 0.01558, और ये 0.01557। सही है, इतना चलता है। पहले ज़्यादा डेविएशन था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। सही, तो पहला काम तो हमारा हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा काम यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरीफाई डीसी रेजिस्टेंस तो करो, ऑल्सो रेशियो भी मालूम करो एसी और डीसी रेजिस्टेंस का। अब मसला ये है कि रेशियो मालूम करने के लिए दोनों पैरामीटर का सेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमें एसी रेजिस्टेंस गिवन है वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है, और डीसी रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जबकि एसी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैं तो उनके रेशियो ले ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, रेदर देन कि मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो जैसे पता है एसी रेजिस्टेंस तो मालूम मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ही डीसी रेजिस्टेंस का है, जो कि ऊपर हमने देखा भी था, ये रहा। सही, इसके थ्रू तो आप डीसी रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। तो क्या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये तो सेम रहे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है डीसी रेजिस्टेंस ये मेरे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं कैलकुलेशन के लिए? ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो ऊपर ही लिखा हुआ। तो R1 मुझे पता है, T मुझे पता है, T मुझे पता नहीं है, मुझे गिवन है। इसका फैक्टर होता है 228, आई थिंक, मुझे काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, तो शायद 228 ही था। मैं बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, मेरे ख्याल में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर ना हमें वेरीफाई करना है एसी और डीसी रेजिस्टेंस की रेशियो की। अब मसला ये कि एसी रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है। सही, तो अब एसी रेजिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर नहीं सकता, वो तो गिवन होती नेम प्लेट वैल्यू है, या एटलीस्ट फॉर्मूला तो अभी मेरे पास नहीं है इसका। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी रेजिस्टेंस निकाल लूँ, नहीं। मैं ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रेजिस्टेंस को यूज करते हुए 50 डिग्री सेंटीग्रेड की डीसी रेजिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। इससे फिर दोनों मैच हो जाएंगे रेशियो, और फिर मैं ओवरऑल जो मेरा आंसर है वो मैं मालूम कर सकूंगा। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, सही। अच्छा, इसमें R1 मैंने रख लिया एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेरा अननोन है, और R एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये मुझे नोन है। T प्लस 50, अब T क्या है, एल्यूमिनियम के लिए हमेशा जो टेम्परेचर है ना, यानी जब टेम्परेचर आपका राइज होना शुरू होगा, तो रेजिस्टेंस के इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर आपका राइज होता है ओवरऑल, तो जो कंडक्टर का जो कंडक्टिव नेचर है, जो कंडक्टिव प्रॉपर्टी है, उसके रिस्पेक्ट से जो गिवन टेम्परेचर है जिस पे वो हीट होना शुरू होगा, वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन होगा आपको हमेशा, ये आप याद कर, यानी ये समझ लें इस कंडक्टर का जो हमें गिवन है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये उसका टेम्परेचर है, सही, ये आपको हमेशा गिवन होगा 228, नहीं तो फिर याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सही। बस हमने बाकी चीज़ें पता है हमें, 50 आपको पता है T1 है और T2 आपका 20 है, यहाँ पर चीज़ें पुट कर दी हैं, ये 0.01558। अच्छा, यहाँ पर 0.0158 जो एक्चुअल गिवन है ना, रेजिस्टेंस जो हमने 20 डिग्री पे फॉलो, मतलब जो गिवन थी हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो पुट करनी है यहाँ पर। जो आपने वेरीफाई के थ्रू निकाल लिए 0.1557, वो नहीं पुट किएगा यहाँ पर, वो नहीं पुट किएगा, सही, जो गिवन है वही पुट किएगा, सही। बस ये आपके पास आ गई यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, सही। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि हाँ चले 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, रेजिस्टेंस पे आ गई, लेकिन एक मसला है, एक और मसला आ गया रेशो के लिए, रेशो के लिए एक और मसला, रेशो के लिए आपको पता है यूनिट सेम होनी चाहिए। अब टेम्परेचर तो सेम हो गए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन रेशो अब सेम नहीं है। अब रेशो सेम नहीं है तो रेशो मतलब किसके बराबर लाना हो, इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप चेंज कर दो आप, मतलब अब हमारे पास चॉइस है, या तो मैं एसी रेजिस्टेंस का यूनिट चेंज कर दूं या मैं डीसी रेजिस्टेंस चेंज कर दूं। अब जब मैंने डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ही ली तो लग गया उसका मतलब लग गया, तो उसका यूनिट भी चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं किसका यूनिट देखूंगा रेफरेंस के लिए, एसी रेजिस्टेंस का यूनिट देखूंगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमें गिवन है, क्या है, ओम्स पर मिल। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ओम्स पर मीटर में, ओम्स पर 1000 फीट में, तो आंसर मेरा आ गया। अब मैंने ये काम किया, सबसे पहले तो कैलकुलेटर के ऑप्शन नंबर 3 पे गया, वहां मैंने फिट को कन्वर्ट किया मीटर में, फिट को कन्वर्ट किया मीटर में, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है कन्वर्ट, शिफ्ट कन्वर्ट का बटन दबा दिएगा, जो कैसियो के कैलकुलेटर होता है, ठीक है, सही। मीटर में कन्वर्ट हुआ, मीटर से मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया फॉर अ सेफ साइड, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर का ऑप्शन नंबर 8 जो है वो किलोमीटर से मिल में जाने का कन्वर्जन, तो जैसे मतलब मीटर से किलोमीटर में मुझे खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मेरे लिए कोई मुश्किल बात भी नहीं है, सही, मैंने कर दिया। फिर मैंने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मिल में। तो ये 100 फीट मेरा 0.1893 मिल के बराबर है। मैंने जो आंसर था उसको उससे डिवाइड करा दिया, और मेरी दूसरी डिस्टेंस में आपकी मिल में आ गई। जैसे वो मिल में आ गई तो मैंने फिर इसका रेशो ले लिया, सिंपल, ये पूरा न्यूमेरिकल था, और रेशो मार लूँगी और मेरे पास 1.03 आंसर आ गया, सही। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल थी कि मैंने जो एग्जाम्पल छोड़ी हुई थी, मैंने कहा था लास्ट बताऊंगा, ये एरिया कन्वर्जन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एरिया सिविल में गिवन है, तो अगर आप इसका अंडरूट ले लें तो आपको जो डायमीटर मिलेगा वो मिल में मिलेगा। इसके लिए आपको वो वाला फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं, पाई वाला, यानी ए जो पाया स्क्वायर होता है ना, तो अगर आपका एरिया सिमिल में है तो इसका मतलब ये है कि उसमें पाया का फैक्टर इंक्लूड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर मुझे मालूम करना है डायमीटर इन मिलीमीटर, तो एरिया मुझे सिमिल में गिवन था, तो डायमीटर के लिए मुझे क्या करना होगा, इस एरिया का अंडरूट लेना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए मैंने कोई भी पाया का फैक्टर यूज नहीं किया, तो इसमें पाया ऑलरेडी इन्वॉल्व हुआ है, मतलब इसमें इंक्लूड हुआ है सिमिल में ना। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने पाई डी स्क्वायर बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। तो अच्छा सॉरी, ये डायमीटर है, तो ये होगा पाई बाय 4, क्योंकि डायमीटर आपके रेडियस के ट्वाइस होता है ना, तो रेडियस इक्वल डी बाय 2, तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा वो डी बाय 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 4, सही। तो पाई बाय 4 का फैक्टर यहाँ इंक्लूड नहीं, क्योंकि सीमिल में एरिया वगैरह नहीं, यानी सीमिल में पहले से फैक्टर इंक्लूड हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल जो एरिया है उसका अंडरूट ले लें तो आपको डायमीटर मिल जाए मिल में, या अगर डायमीटर गिवन होता तो उसका मैं स्क्वायर ले लेता, यानी इसका इस पर स्क्वायरिंग अप्लाई कर देता, तो मुझे क्या मिल जाता, एरिया मिल जाता, सही। तो मैंने यही काम किया, मुझे डायमीटर चाहिए था, एरिया गिवन था, मैंने अंडरूट करके एरिया मालूम कर लिया, ओ एरिया का अंडरूट करके डायमीटर मालूम कर लिया मिल में, और फिर मैंने मिल में इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे पता है क्या करना होता है, आप सबको पता होगा। मेल में आंसर आ गया,
1 मिल किसके बराबर होता है? 10⁻³ इंचेस के। अब मुझे जाना है किस में, इंचेस में जाना है, तो सिंपल क्या करूंगा, इंचेस के लिए क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा या डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, एक ही बात है। 10⁻³ किसके बराबर होता है? 1/1000 के। डिवाइड करवा दिया या मल्टीप्लाई 1/1000 करा दिया या डिवाइड बाय 1000 करा दिया, जैसा आपको ठीक लगे। इंचेस में आ गया, इंचेस को मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मैं चला गया मिलीमीटर में, या डायरेक्ट आप 25.4 से मल्टीप्लाई भी कर देते तब भी डायरेक्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता। तो ये एक न्यूमेरिकल था जो मुझे कंसीडर करना था। और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, वो भी कन्वर्जन का है, बहुत आसान है, थोड़ा सा क्विकली देखूंगा, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एपीटी आपकी मिड तक हो गई इंशाल्लाह। सही, अब देखते हैं इसके बाद सर क्या पढ़ाते हैं। एक टॉपिक और रहता है मिड का, तो देखते हैं वो क्या होता है। इंशाल्लाह वो कैपेसिटेंस तो नहीं होगा, कैपेसिटेंस मेरे ख्याल में उस मिड के बाद ही सर पढ़ाएंगे, तो आई थिंक वो नहीं हो, अगर होगा तो अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मेन टॉपिक हमारी यही है मिड तक के, जो कि 6 वीक तक कवर हुए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये न्यूमेरिकल मुझे कवर कराना था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, अगर आपको पिछले न्यूमेरिकल समझ आ गया इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा इसमें ये है वही डीसी से मालूम करनी है आपको, इस बार ट्विस्ट ये है कि ओम्स पर किलोमीटर में करनी है। ब्लू बेल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करनी है, एंड चेक द रिजल्ट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द लिस्टेड ऑफ टेबल 0.01678 ओम्स पर किलोमीटर। जो आप डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको वेरीफाई करना है इस रिजल्ट के साथ, वही जैसे पहले करना था, ये भी ओम्स पर किलोमीटर में। अच्छा, कंपेयर द डीसी रेजिस्टेंस इन ओम्स पर किलोमीटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आपको क्या करना है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और फिर उसको कंपेयर करना है एसी रेजिस्टेंस के साथ एट 60 हर्ट्ज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, वही रेशियो निकालना है जिस तरह पहले, मतलब उसी को थोड़ा चेंज करके वही न्यूमेरिकल है आपका, कि आपको सबसे पहले डीसी रेजिस्टेंस वेरीफाई करनी है, यानी डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कंपेयर करना है इसके साथ कि इसके सेम आ रही नहीं आ रही। उसके बाद अच्छा इसमें बस यूनिट चेंज है, उसमें ओम्स पर क्या था 1000 फीट था, इसमें ओम्स पर किलोमीटर है, कोई मसले वाली बात नहीं, जो गिवन है यूनिट उसी में लेकर चलेंगे और आखिर में जब चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे। सही। अच्छा, कंपेयर द रिजल्ट विद एसी रेजिस्टेंस ऑफ 60 हर्ट्ज। अच्छा, अब क्या करना है, वही 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करनी है डीसी रेजिस्टेंस और उसको फिर रेशियो लेना है, यानी इसको कंपेयर करवाना है एसी रेजिस्टेंस के साथ, यानी रेशियो ही लेना है। तो ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको गिवन है और ओम्स पर मिल में गिवन है, इसका मतलब ओम्स पर किलोमीटर से मिल में जाना होगा, और वो कन्वर्जन में पता है 08 जो 8 कन्वर्जन फैक्टर होता है कैलकुलेटर में, वो यूज करना पड़ेगा आपको, यानी शिफ्ट कन्वर्ट और 8 दबा देगा तो किलोमीटर से फिट में जाने का आपको मिल जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा, मतलब वो जो स्टेप होता है पता चल जाएगा आपको। सही। एक्सप्लेन एनी डिफरेंस इन वैल्यू, कोई डिफरेंस हो रहा हो तो बताना होगा, और पहले से बता दिया कि 2% का इंक्रीज आ रहा होगा। कौन मुझे देख के बताएगा कि अगर 2% ये ना भी मेंशन हो तब भी हम क्या परसेंटेज लेते हैं रेजिस्टेंस की एडिशन के लिए, तब भी हम 2% ही लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैंड्स जो यहाँ पर गिवन है वो आपके कितने हैं, वो आपके हैं, आपका अल्लाह भला करे 37 है। अच्छा ये सवाल जो है ये कंटिन्यू नहीं है, ये सवाल जो है ये 4.1 और 4.2 आपस में मर्ज हुए थे, तो 4.1 जो है ना उसमें सिर्फ एरिया मालूम करना था, कन्वर्जन थी, उसमें मेजर इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यानी आपको एरिया गिवन था सिमिल में, वो सिमिल का एरिया को 4.1 में कैलकुलेट करना था और 4.2 में यूज करना था। सही, तो मैं 4.2 करवा रहा हूँ, इसमें एरिया लेकर चल रहा हूँ जो 4.1 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स सपोज 4.1 मैंने आखिर में कंसीडर किया कि किस तरह एरिया आपको अगर डायमीटर में गिवन हो, तो नहीं एरिया अगर आपको नहीं मिलीमीटर में गिवन हो, यानी एरिया आपको अगर मिलीमीटर, डायमीटर पता नहीं मैंने बोल दिया, मिलीमीटर में गिवन हो या सेंटीमीटर में गिवन हो, तब आपको सिमिल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली क्या था 4.1 में कि आपको एरिया मिलीमीटर में गिवन था, आपको सिमिल में मालूम करना था और फिर उस सिमिल का एरिया आपको 4.2 में यूज करना था। सही, तो हम रिज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमने मालूम कर लिया, अब 4.2 सॉल्व करना है। मेरी बात समझ आ गई? बस कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर, देखिए मैंने लिखा हुआ है हम एरिया हम लेके चल रहे हैं 0.33500 सिमिल फ्रॉम प्रॉब्लम 4.1, बस हमने आरडीसी मालूम कर लिया, ये भी आपका किस में आंसर आएगा। अच्छा मजे की बात ये है कि ओम्स पर किलोमीटर में आंसर नहीं आएगा, बताएं क्यों, क्योंकि एरिया हम सिमिल में लेके चल रहे हैं ना, हम एरिया अगर फिट में लेके चल रहे होते लेट सपोज, तो फिर हमारा आंसर आ सकता था, नहीं लेट सपोज मीटर में लेके चल रहे होते या किलोमीटर में लेके चल रहे होते, तो नहीं एरिया आपका किलोमीटर हो ही नहीं सकता, आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया,
आपको बताना चाहिए था, खैर रिकॉर्डिंग में कैसे बताएंगे। एरिया मैंने क्यों बोल दिया किलोमीटर में, लेट्स सपोज मीटर स्क्वायर में गिवन होता है, लेट्स सपोज मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर में गिवन होता या इंच स्क्वायर में गिवन होता, तो फिर हम कह सकते थे हाँ यार जो यूनिट आएगा वो उसी हिसाब से आएगा, ठीक है, यानी मीटर में आएगा या इंच में आएगा आपके पास, सही। आपके जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स पर फिट होगी, ओम्स पर इंच होगी या तो, या ओम्स पर मीटर या किलोमीटर किलोमीटर होगी। लेकिन यहाँ पर हमने एरिया जो कंसिडर किया वो सेवन में किया, और जो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ कितनी ले रहे हैं, वो हम 1000 फीट ही ले रहे हैं, सही। लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, 1000 फीट ही ले रहे हैं, क्योंकि सिमल के लिए स्टैंडर्ड है लेंथ फीट में 1000 फीट ही लेते हैं। तो हमें आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो ओम्स पर 1000 फीट में आएगा, सही। ये बात क्लियर हुई सबको, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया था, पॉज दिया था मैंने, क्यों, मैं थोड़ा कंफर्म करना था कि असल में ये सिमल की वजह से नहीं है, मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है ओम्स पर 1000 फीट, ये मैंने सिमल का वर्ड यूज़ कर लिया है कि सिमल अगर गिवन होगा तभी आपके पास ओम्स पर 1000 फीट में आएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैंने इसको सही से देखा नहीं था, मैंने पिक्चर में सही से ऐड नहीं किया वो, असल में मैं समझा ये ओम्स पर किलोमीटर में गिवन है। अगर ये ओम्स पर किलोमीटर में होता ना, तो फिर हमारे पास जो आंसर डीसी डिस्टेंस का आता ना, इधर आंसर जो आता वो ओम्स पर किलोमीटर में ही आता, लेकिन यहाँ पर ओम्स पर 1000 फीट ही है, ये 1000 फीट लिखा हुआ था, मैं समझा किलोमीटर लिखा, मैं समझा के है, ये मैंने के बनाया, ये 1000 फीट ही है, सही। तो मैंने कंफर्म करने के लिए पॉज दिया था ताकि कुछ गलत मैं एक्सप्लेन ना कर दूँ, सही। तो बस आसान हो गया काम, 1000 फीट ओम्स पर 1000 फीट में हमारे पास आंसर आ गया। क्या ये मैच कर रही है वैल्यूज के साथ? नहीं कर रही, थोड़ी डेविएशन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अभी स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स की वजह से, यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर्स की वजह से जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है, और यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स गिवन है 637 है, तो रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज होगी, 2%, तो 2% का इफेक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो ये ऐड करना बहुत ज़रूरी था, मैंने यहाँ ऐड करके दिखा दिया। ओहो, एक तो ये थोड़ा मसला हो जाता है, मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग हो जाता है, सही। नहीं रिकॉर्डिंग वक्त नहीं, मतलब वैसे ही जब चार्ज कम होता है ना तो ऐसा हो जाता है, सही। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस का इफेक्ट इंक्लूड कर दिया यहाँ पर, सही। यहाँ से वही कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया, मीटर में कन्वर्ट किया 03 ऑप्शन यूज़ करके, और फिर मैंने क्या किया कि इस आर डी सी को डिवाइड कर दिया 0.304 के साथ, सही। और ये कन्वर्ट हो गया आपका ओम्स पर किलोमीटर में, कोई मसला तो नहीं है, सही। यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद वही 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे क्या निकालनी थी, रेजिस्टेंस निकालनी थी, क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो कंपेयर करवाना था फिर एंड में जाकर, सही। तो वही काम किया मैंने यहाँ पर, रेजिस्टेंस निकाल ली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको मैं सही से दिखाऊं अगर आपको नजर आ रही हो, सही। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, वो पुराना वाला सवाल ही रिपीट हुआ है, इसलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ, सही। तो ओम्स पर 1000 फीट में आ गई ये भी हमारे पास। अब मुझे जो कंपेयर करवानी है, जो एसी रेजिस्टेंस है वो किस में है, इस बार किस में है, ओम्स पर मिल में। तो मुझे इस ओम्स पर 1000 फीट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओम्स पर मिल में। तो पहले मैंने इसको ओम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे डिजायर्ड आंसर इसी में लेकर आना था, लिखा हुआ था कि आप फाइंड आउट करें डीसी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओम्स पर किलोमीटर, तो इसलिए मैंने ओम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट भी कर लिया, और उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर 09 वाला यूज़ किया, और मैंने उसको फिर कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर से मिल में, बस मैंने डिवाइड करवा दिया 0. ये मैंने डिवाइड करवा दिया यहाँ पर, मतलब जो फैक्टर बनता है इसका वो डिवाइड करवा दिया मैंने, सिंपल ना, सही, कोई मसले वाली बात तो नहीं, सही। ये डिवाइड किया, ओम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया मैंने, और फिर मैंने इस ओम्स पर किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मिल में कन्वर्ट कर लिया। मिल का जो फैक्टर बनता है मेरा, वो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर, क्या बनता है, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लें फिट में, ओह सॉरी मिल में, और जो भी आंसर आपके पास आए उसको उससे डिवाइड करवा दें। तो आप फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है मुझसे पूछ लेगा, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, और मेरे पास आसपास के कैलकुलेटर में नहीं बना करके दिखा देता, मतलब आप क्या कीजिएगा, कन्वर्जन वाला जो होता है कि
कैलकुलेटर में वो आप यूज़ कीजिएगा। 08 आई थिंक होता है इसमें ना, किलोमीटर से नहीं, किलोमीटर से मिल में जाने, हाँ सही, किलोमीटर से मिल में जाने के लिए। तो यहाँ पर किलोमीटर कितना है, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर अब 1 लिख देगा तो आपको वो फैक्टर मिल जाएगा, 0.62 करके कुछ होगा, 0.262 करके ना, तो डिवाइड करवा देगा इससे, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर से मिल। सही सही है, फिर ये मेरे पास ये आंसर आ गया। अरे मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ भी है शायद ना, ये आ रहा था आंसर मेरे पास। ठीक है, किलोमीटर से मिल में गया तो 0.1889 आ रहा था असल में। हाँ सही है, असल में ये था कि मैंने, अच्छा वैसे तो मैंने बताओ, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो इस तरह बता रहा हूँ ना, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जब आपने इसको कन्वर्ट किया ना किलोमीटर में, यहाँ पर कहाँ किया था, यहाँ कन्वर्ट किया, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह। यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया था किलोमीटर में। अब इसी फैक्टर को अगर आप यूज कर लें मिल में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से कन्वर्ट कर लें, यानी 0.304 को आप वैल्यू पुट करें किलोमीटर की जगह पे, वो आपको इसका इक्विवेलेंट आंसर बता देगा, कितना आ रहा था 0.1889। ये तरीका भी सही है। या जब आपके पास ओम्स पर किलोमीटर में आंसर आ जाए, तब आप वो फैक्टर से डिवाइड कराते हैं 0.621 के साथ, तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। तो मर्जी है आपकी, जिस तरह भी आपको कन्वर्जन करनी हो, या इस तरह कर लें या इस तरह कर लेंगे जब आपके पास आंसर आ जाए ओवरऑल ओम्स पर किलोमीटर में, क्योंकि हमें इस सवाल में ओम्स पर किलोमीटर में आंसर मालूम करना था। सही है, मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए फाइंड द रेजिस्टेंस इन ओम्स पर किलोमीटर, तो इसलिए मैंने एट द एंड क्या किया, जो ओम्स पर किलोमीटर आंसर आया था उसको मैंने 0.621 से डिवाइड करवा दिया। नहीं तो फिर आप क्या करें, जो आपके पास ओम्स पर किलोमीटर में जो आपके पास कन्वर्जन आ चुकी थी 0.304, इसी को आप 0.304 को डालें कैलकुलेटर में, वो आपको इसका इक्विवेलेंट बता देगा मिल में 0.189 होगा। सही है, तो जो आंसर आपके पास आया उसको 0.189 से डिवाइड करा दें, तब भी आपके पास सही आंसर आ जाएगा। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। सही, ये एसी रेस, अच्छा ये, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और अच्छी बात ये, ये जो चीज लिखी हुई है ना आपकी, ये जो चीज लिखी हुई है, अच्छा मैंने शायद इसको सही देखा नहीं, अभी देखा, ये आपकी एसी रेजिस्टेंस है, ये आपकी, ये गिवन है मुझे ओम्स में, असल मेरा आंसर ये है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, कौन बताएगा, मिल में। तो ये है बॉक्स वाला आंसर, मतलब इसको आप ये नहीं समझेगा कि इसको 0.60 मतलब 621 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर है, नहीं नहीं, ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। ये जो है ना, ये जो आपके पास जो आंसर आया ओम्स पर किलोमीटर, उसको मैंने एक बार में कन्वर्ट किया किससे, मिल में। सही है, ये मेरे पास आ गया। अब ये 0.01809 कहाँ से आया, मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आया, ये आ यहाँ से आया, जो 1000 फीट में कन्वर्ट हुआ था ना, उसको फिर मैंने किस में कन्वर्ट किया था, मीटर में, फिर मैंने किलोमीटर में किया, और फिर मैंने इसको मिल में कन्वर्ट किया। आप क्या करें, इसी आंसर को डिवाइड करते हैं उस कन्वर्जन फैक्टर के साथ, यानी 0.621 कुछ करके आएगा ना, तो फिर भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। मर्जी आपकी किस तरह कन्वर्ट करें, बस सही, फिर मैंने रेशियो मालूम कर लिया, उसका कुछ भी नहीं। अच्छा ये है 4.3, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें हमें कंपेयर करना है डिसीजन पर किलोमीटर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड द इंक्रीज इन 2%। आसान है इसमें, लेकिन इसमें देखिए कहीं भी एरिया की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायमीटर गिवन है। अब मुझे कौन बताएगा हम हमें क्या करना होगा। सही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना हमें सब, क्योंकि हमें सब चीज़ें सेंटीमीटर में गिवन है, मुझे एरिया निकालना होगा सिंपल। तो क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, 5/4 डायमीटर गिवन है, 0.33 x - 2 का स्क्वायर लिया, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जितने स्टैंड्स एरिया पे अप्लाई हो रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सही, ये एरिया पता चल गया मुझे, किस तरह आया, 5/4। अच्छा यहाँ फैक्टर यूज किया, क्यों, क्योंकि अभी हम सिविल में एरिया मालूम नहीं कर रहे, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर 5/4 का फैक्टर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस सिविल में आप पूछते यार डायमीटर आपका अगर मिल में होता, कौन बताएगा मुझे, अगर मेरा डायमीटर मिल में होता लेट्स सपोज, तो क्या ये 5/4 का फैक्टर में यूज करता, नहीं करता, डायरेक्ट में क्या करता, सिंपल क्या करता डायरेक्ट, इस डायमीटर जो मुझे मिल में गिवन होता है उसको स्क्वायर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ स्टैंड्स, एक न्यूमेरिकल आगे आ रहा है इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बस फिर मैंने रेजिस्टेंस का फैक्टर इंक्लूड कर लिया, ये मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये रॉ L/A ना, तो 1000 फीट, 1000 फीट कह रहा हूँ, मीटर मीटर 1 किलोमीटर ना, ओम्स पर किलोमीटर में मालूम करनी है ना डिस्टेंस, तो किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के, से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रॉ L/A फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ है।
बस मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। स्टैंड नंबर ऑफ 37 थे, 2% का इंक्रीज लगा दिया उसको, बस ये हो गया मेरा कंप्लीट। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह। ये एक तो मेरे मसले हैं ये टच के थोड़े। सही, ये सबको नज़र आ रहा है? अच्छा, ये 4.1 है, ये देख लेते थोड़ा सा। ये भी बहुत आसान है। ये अगर देखें, इसमें क्या करना है, डायमीटर में इंच में गिवन है, लेट्स सपोज। अब आपको एरिया मालूम करना सिविल में, लेट्स सपोज इंच में गिवन। सबसे पहले तो कन्वर्जन फैक्टर आप मिल वाला यूज कर लें। 1 मिल बराबर है 10⁻³ इंचेस के। तो मिल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। 1000 कर लिया, सिंपल, जो हमें पास डायमीटर इंच में गिवन था। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिल में। मिल में सी मिल में जाने का तरीका क्या है, कौन बताएगा? सिंपल, डायमीटर मिल में आ गया ना, इसका स्क्वायर ले लें, सिंपल। क्योंकि जब डायमीटर आपका मिल में होता है तो उसमें फैक्टर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको π/4 की। तो आपने इसका स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टैंड्स कर लिया, सिमिल में आपका आंसर आ गया। अब इसी डायमीटर को अगर को, यानी जो आपको इंच में गिवन था, उसको अगर आपको मालूम करना है मीटर स्क्वायर में, तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इंच में गिवन है, मीटर में आप कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई 25.4 में कन्वर्ट करने के बाद मीटर में आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा, मीटर में नहीं आएगा, मिलीमीटर में आएगा। 25.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंच से मीटर वाला फैक्टर आपने अप्लाई किया है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट हुआ, सही है। अच्छा, हमें, अच्छा मैं समझा मीटर में कन्वर्ट, हम मिलीमीटर स्क्वायर में ही मालूम करना है एरिया। तो सिंपल, मैंने इंच को कन्वर्ट किया मीटर में, मिलीमीटर में, फिर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए π/4 का फैक्टर आ गया, क्यों? क्योंकि पहले मुझे एरिया सी मिल में मालूम करना था और डायमीटर मिल में गिवन था ऑलरेडी, तो फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मेरे पास इंच में डायमीटर गिवन था, ठीक है, और मुझे मिलीमीटर में जाना है एरिया के ना, यानी एरिया मालूम करना है मिलीमीटर में, या x⁻³ मीटर कहते हैं एक ही बात। तो उस केस में फिर आपको जेनवन जो आपका फॉर्मूला होता है A=πr² वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी डायमीटर के लिए π/4 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया के लिए π/4 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा डायमीटर के साथ। तो वही काम किया, ठीक है, और सेंस के नाम मल्टीप्लाई करती है। तो आपके पास ये कन्वर्जन था, ये पूरा आपके पास प्रोसीजर था, जिस तरह आपके पास ये पूरा आपका मेथड था एरिया मालूम करने के लिए, कि अगर आपको डायमीटर गिवन हो आप किस तरह एरिया में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं रिपीट करता हूँ, अगर डायमीटर आपका मिल में है और आपको सिमिल में जाना है, तो फिर आपको डायरेक्ट उस डायमीटर का स्क्वायर लेना है और नंबर ऑफ स्टैंड से मल्टीप्लाई करना है, सही। लेकिन अगर आपका डायमीटर लेट्स सपोज इंच में है या मीटर में है, तो फिर अगर आप मालूम कर रहे हैं एरिया इन मीटर इन SI यूनिट, फिर आपको π/4 का फैक्टर इंक्लूड करना होगा, जो जेन्युइन फॉर्मूला आपके पास है πr² का, सही। तो ये ओवरऑल पूरा ओवरव्यू था इस पूरे लेक्चर का, और इस पूरे टॉपिक का, रीजनिंग टॉपिक का। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हमारा यहाँ से मतलब EPT का जो वो है मिड तक का सिलेबस कंप्लीट था। अब पता नहीं आगे सर क्या पढ़ाते हैं, जो भी होगा वो साथ साथ आप देख रहे होंगे। नहीं समझ आएगा तो उसकी एक क्लास और रख लेंगे मिड से पहले ना। तो इंशाल्लाह मिड में तो वैसे तो ऑफ ही होगा, मिड में तो कोई लेक्चर अपलोड नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड्स, मेरे लिए भी दुआ करेगा, और आप लोग भी अल्लाह आपको कामयाब करे, जो लेक्चर सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे किसी वजह से, अल्लाह उन सबको भी कामयाब करे। और बस ये है कि दुआ में याद रखें, और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।